हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 बहुविकल्पियों के बारे में, जो कि डीएलएड जिसे हम बीटीसी के नाम से जानते थे पहले, राजन सीरीज़ में आपको करा रहा हूँ, जिसकी ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने 10 प्रश्न किए थे और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 15 प्रश्न। पिछली वीडियो मैंने कुछ ही घंटे पहले डाली, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैंने आप सभी को वादा किया है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी मैं आप सभी को पेपर से पहले कराऊंगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। तो हमें बताना है भाषा की सबसे छोटी भी इकाई हो और महत्वपूर्ण भी हो। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है स्वर, दूसरा ऑप्शन व्यंजन, तीसरा ऑप्शन ध्वनि और चौथा ऑप्शन वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से होगी ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि होती है, क्योंकि ध्वनि नहीं होगी तो हम उस भाषा को बोल ही नहीं पाएंगे। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखे हैं, ताकि आप अगर वीडियो पूरी ना देख पाएँ किसी कारणवश तो स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से उन्हें देख सकें। बार बार वीडियो चलाना वैसे भी आपके डेटा का गलत ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न, भाषा प्रारंभ होती है। तो दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भाषा का प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन शब्द से, दूसरा ऑप्शन वर्ण से, तीसरा ऑप्शन ध्वनि से और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि भाषा का प्रारंभ कहाँ से होता है। दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से। भाषा का प्रारंभ भी ध्वनि से ही होता है और भाषा की महत्वपूर्ण इकाई भी ध्वनि ही होती है। अब आपसे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जो कि है भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है तो हो जाएगा ध्वनि, और भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई है तो हो जाएगा वर्ण। इसके बाद बात करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मेंशन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न, भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। तो जो हम भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब एक दूसरे को समझा पाते हैं, उसके कौन कौन से साधन हैं। पहला बोलकर और सुनकर, दूसरा ऑप्शन है लिखकर और पढ़कर, तीसरा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एक नॉर्मल सा सवाल है कि हम अपनी भाषा किसी को कैसे समझा सकते हैं। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ फिर भी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ और वा दोनों, क्योंकि हम बोलकर भी अपनी भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं और दूसरा इंसान उसे सुनता है। फिर हम लिखकर और पढ़कर भी भाषा की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, या भाषा अभिव्यक्ति के ये सभी साधन हैं कि बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है। चौथे प्रश्न से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ण वा का उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने जो थंबनेल बना हुआ है उस पर ही KTM वाली ट्रिक लिख रखा है। तो मैंने जो ट्रिक बताई है उससे आपका एक भी उच्चारण संबंधी गलत नहीं होगा व्यंजनों के बारे में। तो मैंने KTM वाली ट्रिक आप सभी को दी है, तो आप उस वीडियो को देख लें। फिर भी मैं आप सभी को लिखकर बता देता हूँ। जैसे हमारे 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप केवल समझ सकते हैं। समझाने के लिए बस मैं थोड़ा बहुत मेंशन कर दे रहा हूँ। अब हमारे ये वर्ग हैं, तो इनका उच्चारण स्थान हम कैसे याद कर सकते हैं। तो
का वर्ग का उच्चारण स्थान के अर्थात कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान टी अर्थात तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान एम, एम यानी कि मूर्धन्य, और ता वर्ग का डी, डी यानी कि दंत, और पा वर्ग का ओ, ओ यानी कि ओष्ठ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपके दोस्त का बर्थडे था, उसने अपने पापा से कहा पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट में KTM दो। तो आप ये पांचों को आराम से याद रख सकते हैं, KTM दो। और ये तो आपको याद ही होगा कचट तप, कचट तप। अब आप एक तरफ कचट तप लिखना, उसके सामने KTM दो लिख लेना, आपके उच्चारण संबंधी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा व्यंजन से संबंधित। तो चलिए देखते हैं वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये जो वा आता है हमारा, तो ये आता है हमारा पा वर्ग के अंतर्गत, पा फा वा। तो ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओ, ओ यानी कि ओष्ठ। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये ट्रिक। अगर नहीं समझ में आई है तो मैंने वीडियो के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझाई है और उससे संबंधित प्रश्न भी कराए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ओष्ठ। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो अंतस्थ वर्ण मैंने आप सभी को बताए थे पिछली ही वीडियो में, 4 होते हैं, और 4 होते हैं हमारे या, र, ला और वा। ये हमारे 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। ये पेन ठीक से नहीं चल रहा है इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है। तो अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से अंतस्थ वर्ण दिए गए हैं और हमसे पूछा गया नहीं है। तो हमें जो नहीं है वो बताना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो या दिया है, रा दिया है, ला भी दिया है, लेकिन वा की जगह माँ दिया है। तो हमसे ये पूछा है कि कौन सा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, माँ। माँ हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, माँ। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा गया है। स्पर्श संघर्षी कौन से वर्ग को कहते हैं, हमसे ये पूछा गया है। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से राजन सीरीज में गलत दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया का वर्ग को, दूसरा ऑप्शन टा वर्ग को, तीसरा ऑप्शन चा वर्ग को, और चौथा ऑप्शन पा वर्ग को। तो इनमें से स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा जो होती है वो जीभ से संघर्ष, जिनका उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। नाम से ही स्पष्ट है, संघर्षी मतलब संघर्ष के माध्यम से बोलते हैं। जैसे का बोला कोई संघर्ष नहीं, टा कोई नहीं, लेकिन जब हम चा वर्ग को उच्चारित करेंगे, चा, छा, जा, झा, या, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हवा जो होती है वो संघर्ष के माध्यम से मुख से निकलती है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चा वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी वर्ग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चा वर्ग। चा वर्ग हमारा स्पर्श संघर्षी कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, यानी कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि हमसे पूछी गई है कि कौन सा शब्द शुद्ध होगा। पहला ऑप्शन रेणु, दूसरा ऑप्शन रेणु, तीसरा ऑप्शन रेणु और चौथा ऑप्शन रेणु। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेणु। ये हमारा सही शब्द होगा। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग कंठ तालव्य है, अर्थात हमसे कंठ तालव्य पूछा गया है, कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो आठवें प्रश्न
इसके हमें ऑप्शन दिए गए, पहला ए और ए, दूसरा चा और जा, तीसरा या और बा, चौथा ता और था। तो कंठ तालव्य 8वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ये हमारे जो संयुक्त स्वर होते हैं वही हमारे कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ये आ और ई से मिलकर बनता है छोटा ए, तो इसलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तो 8वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और ए। पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 8वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न है औ का उच्चारण स्थान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान संबंधी। आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टेट में मैंने कराई हैं वर्णमाला की 4 या 5 क्लासेस और प्रैक्टिस भी कराई है, उसी से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आप लोग जाकर उन क्लासेस को कर लीजिए। आपका उच्चारण से, वर्णमाला से और सघोष जो भी है वर्णमाला के अंतर्गत, आपका कोई भी प्रश्न उससे गलत नहीं होने वाला है, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको स्पर्श संघर्षी वर्ग के बारे में बताया था, तो आप सभी 10वें प्रश्न का सही उत्तर आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी चा हमारा स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। 10वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है वा का उच्चारण स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है, तो इसका उच्चारण स्थान पावर्ग के आधार पर नहीं करना है, कहीं आप लोग पावर्ग में जो वा आता है उसके स्थान पर कर दें। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दंतोष्ठ, दूसरा ऑप्शन ओष्ठ, तीसरा ऑप्शन दंत्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है तालव्य। तो वा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। 11वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ठ। औ का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। 11वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है फा का उच्चारण स्थान क्या है, अर्थात जो फा हमें दिया गया है उसका उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है, फा का उच्चारण स्थान क्या है। पहला ऑप्शन कंठ, दूसरा ऑप्शन तालु, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ और चौथा ऑप्शन दंत्य। तो हमें बताना है फा का उच्चारण स्थान। तो KTM वाली ट्रिक लगाकर आप आराम से पता कर सकते हैं कि पा के बाद फा आता है और पा वर्ग हमारा ओष्ठ में आता है, तो फा का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया शा, फिर दिया है खा, तीसरा ऑप्शन शा, तो चौथा ऑप्शन है रा। तो इनमें से हमें देखना है कौन सा हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि या, रा, ला और वा हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो रा होगा वो हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं होगा, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होगा। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को ऐसे ही पता लग गया कि हमारा 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रा जो हमारा होगा वो अंतस्थ व्यंजन होता है, ना कि ऊष्म व्यंजन। तो आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे तीनों जो शा होते हैं वो हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही है, अर्थात हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है वही हमें बताना है। तो हमें 14वां प्रश्न पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। पहला विकल्प हमें दिया गया है एढ़ और एढ़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, और तीसरा ऑप्शन या, र, ला, वा ऊष्म वर्ण है, और चौथा ऑप्शन चा, छ, जा, झा स्पर्श संघर्षी हैं।
तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, पहला विकल्प देते हैं अणह और अणह को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। तो एक बार तो हम मान सकते हैं कि ये वर्णमाला में आ सकता है, 2 बार तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। तो महाप्राण की ट्रिक होती है कि महाप्राण हमारे होता है 2 और 4, यानी कि जो दूसरा और चौथा होगा वो हमारा महाप्राण होता है। पहला और तीसरा तो हमारा अल्पप्राण होता है, पहला तीसरा और पांचवा हमारा अल्पप्राण होता है, और महाप्राण होगा 24 से याद कर सकते हैं आप कि 2 यहाँ और प्राण के 4 यहाँ, तो 24 यानी कि महाप्राण। तो हमारा दूसरा और चौथा जो हमारा होगा वो महाप्राण के अंतर्गत आता है, पहला और तीसरा महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगा। या र ला वा और ऊष्म वर्ण है, तो ये तो अभी आपको पहले प्रश्न से बताते हुए आ रहा हूँ कि ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म वर्ण नहीं है। तो 3 तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। इसका मतलब 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चा छा जा झा इस पर संघर्षी है, और ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? अब ये प्रश्न बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि आपको वर्तनी संबंधी शब्द भी बहुत अच्छे से करके जाने हैं। पहला ऑप्शन परीक्षा, ये सही है, ये वाला परीक्षा सही है, ये परीक्षा सही है, या फिर परीक्षा सही है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उत्तर दें कि कौन सा सही है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। ये तीनों हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा। तो आज की इस वीडियो में यही थे हमारे 15 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। यूपी डीएलएड के पेपर 3 तारीख से होने जा रहे हैं, और तब तक मैं आप सभी को पूरे जितने आपके सब्जेक्ट हैं सबकी क्लासेस दे दूंगा, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया है। तो आप सभी भी अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और राजन सीरीज़ आपकी पूरी की पूरी मैं आपको पेपर होने से पहले सारे सब्जेक्ट करवा दूंगा। तो एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। और हम करने वाले हैं 124 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुविकल्पी हमारी राजन सीरीज़ के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनमें से हमने 10 पहली वीडियो में, 15 यानी कि हम 25 कर चुके हैं। और कल हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कल हम 70 से 80 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेंगे। तो आपके 2 दिन में बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे अति लघु, और फिर करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।